सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ अंकित एंड आज मैं आपको जो 16 तारीख को 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके अंदर जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का आता है और उस 30 मार्क्स में से जो आपके 15 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं पेडागोजी से एंड जो 15 क्वेश्चंस होते हैं और वो आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको जितने जो 15 के 15 क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व करने वाले हैं, जो जिसमें हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर और भी जब और सारे जो कंसेप्ट्स हैं जो आप धीरे धीरे आगे देखेंगे वो लगते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन अभी सामने सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी साथ साथ पेन कॉपी लेके इनको सॉल्व करिएगा ताकि आपको ये पता लगे कि जो आपके एग्ज़ाम है उसके अंदर इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें ये बोला गया है कि एक स्कूल की एनएसएस यूनिट है और उनको एक काम सौंपा गया है कि उनको चीनी बांटनी है सारे बच्चों को। इस काम के लिए उन्हें टोटल चीनी जो मिली है वो मिली है 28.5 किलो और हर एक बच्चे को कितनी चीनी बांटनी है, वो बांटनी है 3/4 ऑफ अ केजी, मतलब कि 1 केजी का 3/4 भाग, या हम बोले तो 3/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आएगा 75%। 1 किलो का कितना, 1 किलो का 75%। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें क्या दी गई है, शुगर, टोटल शुगर कितनी है, टोटल शुगर इज 28 1/2 kg। अब आप सभी को पता होगा 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख लूंगा 28.5 किलो। ये बात क्लियर होगी सबको। सेकंड थिंग इज जो हमें गिवन है कि कितनी शुगर हमें ईच चाइल्ड को देनी है, हर एक चाइल्ड को कितनी शुगर देनी है। तो शुगर टू ईच चाइल्ड वो दी गई है 3/4 kg। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें निकालना है कि टोटल कितने बच्चों में जो 28.5 किलो चीनी है वो बढ़ जाएगी अगर हर एक बच्चे को हम 3/4 kg के हिसाब से चीनी दें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें दे रखी है टोटल शुगर और शुगर टू ईच चाइल्ड, तो इन दोनों को हम सीधा डिवाइड कर देंगे, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। तो इसको यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे 28.5, क्योंकि मैंने बताया था 1/2 कितना होता है 0.5, एंड यहाँ पे 3/4, तो 3/4 से ऐसे डिवाइड करेंगे। अब होगा क्या, जिन भी बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ऐसे ये हो गया, अब कुछ नहीं है, अब आपको 3 से इसको डिवाइड करना है। अब जिन बच्चों को नहीं आता 3 से डिवाइड करना उनके लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ये देखो 28.5। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि ये पॉइंट का क्या करना होता है, तो आप इस पॉइंट को अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप सिर्फ 3 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए पॉइंट था ही नहीं, तो 3 का टेबल 3 9 जा 27, बचेगा 1 5, अब 3 5 जा 15, ये हो गया, कट गया। अब जब हमारा जो कोशिएंट है, जो हमारा आंसर है वो आ चुका है, जो क्या है 95, तो हम क्या करेंगे, कितने के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट था, तो इस कोशिएंट में 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या आ गया 9.5। तो इसी के आगे हम लिख देंगे, ये सॉल्व करके आया हमारा 9.5 एंड यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद काम खत्म है। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 जा 36। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है आधा। मान लीजिए आपको केले देने हैं बच्चों को और हर एक बच्चे को देना है आधा केला, और 4 बच्चे हैं तो आधा आधा 1, फिर दोबारा आधा आधा 1, जब हम उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, इस 0.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, डेट मीन्स 38।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है 38। 38 स्टूडेंट्स होंगे जिनको हम चीनी दे पाएंगे। अगर 28.5 किलो चीनी है टोटल और हर एक बच्चे को कितनी दी जानी है 3/4 ऑफ अ kg। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें गिवन है कि जो 6 और 7 का एलसीएम है वो क्या है, वो हाफ है। किसके एलसीएम के हाफ है, वो है x और y के एलसीएम के हाफ। अब हमें x भी आगे दे रखा है, x कितना है हमारा, x है हमारा 12। तो इस चीज़ को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हमें गिवन है जो 6 और 7 का जो एलसीएम है, 6-7 का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, वो है आधा। किसका आधा है, वो जो दो नंबर्स हैं x और y उनके एलसीएम का आधा है, उनके एलसीएम का। ओके, ये बात समझ आई। अब हम क्वेश्चन में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि हमें x भी दे रखा है। तो x क्या है 12 है। तो अब जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। हम 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले फटाफट। 6 और 7 का, तो ये 2 3 जा 6, ये 7 एज इट इज, देन 3 का टेबल 3 1 जा 3, 7 एट इज एज इट इज एंड देन 7 से। ओके, देन हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा 2 × 3 × 7, ये आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42। तो जो हमारा एलसीएम आ गया 6 और 7 का वो कितना आ गया 42। ये बात समझ आ गई होगी। तो जो 42 है वो किसके बराबर है, वो है हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड y। ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए मेरी एज है 12 साल और आपकी एज है 24 साल। इस बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि मेरी एज आपसे आधी है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो आपकी एज है वो मेरे से दुगनी है या 2 गुना है। वही चीज़ आपको यहाँ पे माइंड के अंदर लगानी है और ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम झटपट सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या सोचना है कि जो एलसीएम था 6 और 7 का वो क्या था, वो आधा है। किसके आधा है 12, और जो y है उसके एलसीएम के। हमें y नहीं पता। अब हम उसी बात को घुमा के कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 12 और y का जो एलसीएम है वो क्या होगा, वो 2 गुना होगा। किसके एलसीएम के, वो होगा एलसीएम, किसका एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम। तो इसी बात को हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम है किसका 6 और 7 का, वो क्या है, वो तो आधा है। किसके एलसीएम के आधा है, वो है 12 और y के एलसीएम का आधा। सेम बात को अगर हम घुमा के बोलें तो जो 12 और जो y का एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 2 गुना होगा। और किसके 2 गुना होगा, वो 6 और 7 का जो एलसीएम है उसका 2 गुना होगा। और जो कि हमें दिया ही है वो की है, जो कि है 42। तो 12 और y का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो 12 और y का एलसीएम आएगा वो आएगा 84। क्योंकि हमने उसको जब घुमा के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहीं से हमें क्लू मिल गया है कि जो हमें एलसीएम था कितना था 12 और y का जो एलसीएम है वो आ गया 84। अब हम फटाफट से ऐसे जो 12 और y का एलसीएम निकाल देंगे। ओके, ये देखो 2 6 जा 12 y, 2 3 जा 6 y, 3 1 जा 3 y। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा 2 × 2 × 3 × y, और ये हमें दे रखा है 84 के बराबर। आई बात समझ। इसको भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं वो करके देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने करके बताया। अदरवाइज आप डायरेक्टली ही कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 × y = 84। अब ये y इधर ही रह जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक साइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है दूसरी साइड जाके इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड जाएगी तो अपोजिट साइन की तरह रिएक्ट करेगी। तो यहाँ सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। 84 डिवाइड बाय 2 × 2 × 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इससे सीधा काटोगे 12 आ गया, 12 7 84। तो जो हमारा वो नंबर आएगा वो आएगा 7। तो द राइट आंसर विल बी 7। आप इसको चाहे तो इसको वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, वी कैन चेक इट ऑल्सो। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लिख दो, देखो 7 रख दो इस y की जगह, तो देखो एलसीएम ऑफ 12 और 7 क्या आएगा 84 आएगा। और यहाँ पे हाफ ये भी मिटाओ तो देखो
ये 84 का आधा कितना होता है, 42 होता है। वही बात प्रूव हो गई जो कि यहाँ था। एलसीएम ऑफ 6 and 7 is 42 which is equal to the LCM of 12 and y is here, y is 7। तो इस तरह से आपको करना था। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर दो नंबर हैं, मान लीजिए कोई भी दो नंबर लेते हैं और हम उनको गुना करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उनका योग आएगा, जो उनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा दोनों नंबर से या तो बड़ा आएगा या फिर दोनों नंबर के बराबर आएगा। और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन। जो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनको अगर हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो क्या आएगा, उनका जो सम आएगा, उनका जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, वो दोनों नंबर के या तो इक्वल आएगा या फिर दोनों से बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको अपनी तरफ से चीज़ें अज्यूम करनी होती है और कुछ वैल्यूज पुट करके देखनी होती है, जिससे आप दोनों स्टेटमेंट को ये जान पाए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो जो गलत स्टेटमेंट होगी उसको गलत प्रूफ करने के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल चाहिए। तो यहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे। तो हमें यहाँ लिखा है नंबर्स, एंड आप जानते हैं नंबर्स कैसे हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सोचना है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं मान लो लेता हूँ -3 और 2। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि जो दो नंबर्स लिए उनका जो प्रोडक्ट है वो उनसे क्या आ रहा है, ये -6 है, -3 से भी छोटा है और 2 से तो छोटा है ही क्योंकि नेगेटिव में आ गया है। तो यहाँ पे हमने जो पहली स्टेटमेंट थी उसको गलत प्रूफ कर दिया है। यही चीज़ आपको अपने दिमाग के अंदर सोचनी है, क्योंकि जो गलत स्टेटमेंट होती है उसको गलत प्रूफ करने के लिए केवल हमें एक ही ऐसा एग्जाम्पल चाहिए होता है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा गया है ऑलवेज, हमेशा, तो हमेशा तो नहीं हो सकता। हमने एक एग्जाम्पल प्रूव कर दिया अपने दिमाग के अंदर, हमें क्लियर हो गया। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे जिनके अंदर पहली स्टेटमेंट सही होगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे कि जिसमें बोथ ए एंड बी आर ट्रू, वो भी गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारी ए स्टेटमेंट तो गलत हो ही चुकी है। इसके बाद हमें क्या देखना है, जो हमारी अगली स्टेटमेंट है इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। यहाँ भी जो दो नंबर्स हैं उनका सम क्या बोला गया, या तो नंबर्स के अकॉर्डिंग बराबर आएगा दोनों के, या फिर दोनों से बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। तो यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया -6 और लिख दिया मैंने प्लस, क्योंकि हमें प्लस करना है। ये -6 एक नंबर है, बीच में ऐड कर दिया और यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 3। क्या ले लिया, 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए -6 + 3 इट मीन्स आएगा -3। हमने दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और दोनों के दोनों जब हमने देखा और हमने देखा कि जो हमारा -3 आया, -3 देखो -6 से तो बड़ा है, ये तो है, लेकिन जो -3 है उससे बड़ा है क्या, नहीं। और हमें क्वेश्चन के अंदर यही दिया गया था कि जो दो नंबर्स हैं अगर उनको सम करें, जो उनका सम आएगा या तो दोनों के बराबर होगा या दोनों से बड़ा होगा। ये जो -3 है इस 6 से तो बड़ा है, -6 से, लेकिन इस 3 से बड़ा नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई। तो जो हमें ऑप्शन लगाना होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जिसके अंदर हमें ये दिया गया होगा कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया गया है कि एक बच्चे ने एग्जाम दिया, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है, कितने सब्जेक्ट थे, 5, और उनका जो मध्य है या माध्य है, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, मीन बोलते हैं, वो कितना दिया है, वो दिया है 74। तो जिन बच्चों ने एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो जानते होंगे, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो यहाँ पे देख लीजिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है
एवरेज या जिसको मीन बोलते हैं या फिर माध्य बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? हमें दिया गया कि एक बच्चा है और उसके कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। कितने? 5। एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है, एक S4 है और एक S5 है। ठीक है, इन सब का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं मिला के, तो वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 74। कितना आ रहा है? 74, 74। ये लिख दिया हमने 74। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? जितने सब्जेक्ट हैं वही गिन देंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें आगे दिया गया है कि जो उसके 3 सब्जेक्ट थे उसके मार्क्स दे रखे। तो मान लीजिए 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। इंग्लिश में दे रखे हैं 70, हिंदी में दे रखे हैं 75 एंड मैथ में दे रखे हैं 80, है ना? कितने दे रखे हैं? 70, 75 और 80। तो हम वही करते हैं, जो 3 मार्क्स दे रखे हैं हमें उनको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सिंपल, देखो 3 जगह हटा के कोई भी 3 जगह यहाँ पे लिख लो। ये हो जाएगा 75, देन फिर हमारा 70 और 80। ये बात आई समझ? आगे हो गई आई होप। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। अब सीधा इस 5 को ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 74 × 5 और इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 70 और 80 150 और ये 75 ये 225। 225 जमा S4 प्लस S5 ये S है, ये कितना आ जाएगा? ये इतने के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 5 चौके 20, 2 हासिल, 7 पंजे 35, 370, है ना? इक्वल टू 225 इक्वल टू S4 और S5। ये सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लिया है कि S4 एंड S5 कोई सब्जेक्ट है। अब ये क्या है? यहाँ भी प्लस है ना? अब S4 और S5 यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है? ये एक तरह के वेरिएबल है, हमें इनकी वैल्यू नहीं पता, हमें निकालनी है, तो इनको यहीं छोड़ दिया। इसको यहाँ जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस होगा, 370 माइनस 225। ओके, ये आ गया S4 प्लस S5, ये ऐसे ये 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 3, कितना आ जाएगा? ये 145। कितना आएगा? 145। इट मीन्स S4 प्लस S5 की वैल्यू कि जो हमारा सब्जेक्ट था, चौथा सब्जेक्ट होगा, कोई भी होगा, SST मान लो, कंप्यूटर मान लो, और जो 5वां सब्जेक्ट था, उनको मिला के जो नंबर आए हैं वो कितने आए? वो आए 145। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस बच्चे के द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त किए गए अंक का माध्य क्या है? अब आप जानते हैं माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य होता है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको जोड़ना और जितने भी नंबर हैं उन ऑब्जर्वेशन के उनसे डिवाइड करना। तो हमें ये पूछा गया जो 145 आया है, जो बाकी 2 बचे हुए सब्जेक्ट के नंबर हैं, इसका माध्य निकालना है। अब देखिए, हमें सिंपल सा माध्य निकालना है ना, तो कितने ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन है 2, एक सब्जेक्ट 4 है, एक 5, तो इस 145 को किससे भाग दे देंगे? 2 से। अब सीधा 2 से काटोगे, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 1 बचेगा, नीचे उतारेंगे, पॉइंट लगेंगे, 2 5 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 72.5। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? 72.5। इसका क्या आंसर आएगा? 72.5। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों करें, इतना लंबा क्यों करें, कोई इजी नहीं है। मैंने इसलिए समझाया कि हर तरह के बच्चे हैं, सबको जल्दी समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्चुअल में कैसे करना है, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ चुके हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो गाइस, हमें दे रखा है 5 सब्जेक्ट का जो मीडियन है, ये जो माध्य है, एवरेज है, वो कितना है? 74। तो 5 का 74 दे रखा है, इट मीन्स सबके कितने कितने मान लेते हैं? 74। तो सीधा 74 × 5 कर दो। अब इसको भी अगर आपको माइंड में करना है तो आप सीधा करो, 10 से करके आधा कर दो, मतलब कि 740 और उसका आधा 320, ये आ जाएगा 320। आ रहा है समझ?
या फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी मर्जी है। 320 मतलब कि जो टोटल मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स कितने आ गए 320। ओके, देन हमें दे रखा है 70 और कितना 70, 75 एंड 80, उनको भी क्या करना है माइंड में जोड़ लेना है, या फिर यहाँ पे जोड़ना है 70, 75, 80, ये आएगा 225। अब इसी 225 को इनमें से क्या कर देना है माइनस, सीधा ये आएगा 145। अब ये मार्क्स थे 3 सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट और थे हमारे पास, और हमें वो 2 सब्जेक्ट हैं, उन दोनों सब्जेक्ट में मिला के कितने नंबर आए 145। तो ये 145 है, इसको 2 से भाग देना, सीधा खत्म 72.5। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आपको सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे कि 320 लिखना है और 225 घटा के 2 से भाग देना है, तो ये आपका लगभग 40 सेकंड में हो जाएगा, इवन और जल्दी हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है अप्रॉक्सीमेशन का। अब जितने बच्चे हैं, अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सन्निकटन, जो भी यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है, मान लीजिए आप अपने दोस्त से रोज लेन देन करते हैं, उधार देते हैं कई बार, तो मान लीजिए आपके उसके पास उधार है 65.5 रुपये, तो आप क्या करेंगे, आप उसको 65 दे देंगे। या फिर किसी के पास, किसी को आपको देने हैं पैसे कि भाई उसके 109 रुपये और 10 पैसे देने हैं मेरे को या आपको, तो आप कितने ले लोगे, तो आप कहोगे उससे भाई 109 ही दे दे मुझे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है अप्रॉक्सीमेशन। और इसके अंदर आपको सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट नंबर पे भेज देंगे, और अगर 0.5 से कम है तो उसको पिछले नंबर पे भेज देंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 2.9 मल्टीप्लाई 7.49 अपॉन 11.51, ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अब देखिए आप, मैंने क्या बताया था 0.5 से ज़्यादा है, तो ये 2.5 से ज़्यादा है ना, तो इसको कितना बना देंगे 3। अगला क्या आएगा 3 लिख दिया। ये 7.49 है, मतलब कि 7.5 से कम है, तो इसको क्या कर देंगे 7 लिख देंगे, 7 लिख दिया। एंड ऐसे ही ये क्या है 11.51, इट मीन्स 11.5 से ज़्यादा है, 11.5 से ज़्यादा है, तो उसको क्या कर देंगे 12 कर देंगे, बस खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, यही आपका ऑप्शन दे रखा है, आपको सॉल्व भी नहीं करना, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगानी, इसके अंदर नॉर्मल ऐसी लॉजिक लगेगा जो कि मैंने आपको करके बता दिया है। एंड गाइस, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आपको इसके अंदर कोई कमी लग रही है या कोई अच्छी बात लग रही है, तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मेरे को और अच्छा लगे और मैं अलग अलग तरह के और पेपर्स करवाऊँ और टॉपिक्स कराऊँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है कि अगर एक मैप लेते हैं उस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी का क्या मतलब है 400 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। यह भूमि पर 2 नगर, यदि भूमि पर 2 नगर अगर एक्चुअल में 2 सिटीज़ हैं, मान लीजिए 2 सिटीज़, दिस इज मान लो A सिटी एंड दिस इज B सिटी, यानी ये एक्चुअल बात हो रही है जो एक्चुअल भूमि पर है, मीन्स ऑन द लैंड। इनके बीच का कितना है डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज आर 3400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, ओके, 3400 किलोमीटर है ना। तो पूछा गया है मानचित्र पे अगर इसी चीज को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ईजी सा है। तो क्या करेंगे, हमें मानचित्र पे क्या दिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है 400 किलोमीटर, कितना 400 किलोमीटर। तो क्या करना होगा यहाँ पे, जो 400 है ना, 1 सेंटीमीटर का मतलब 400 किलोमीटर, और हमें टोटल कितने सेंटीमीटर किलोमीटर दिए गए हैं 3400। तो जो 3400 किलोमीटर है ना, इसी को आप 400 से भाग कर दीजिए, समझे। तो इसमें आप सीधा क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे और ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32 और फिर 2 बचेगा नीचे, 4 5 जा 20, इट मीन्स 8.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल सा, जिसको आंसर दिया गया 8.5 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे कैसे हुआ, उनको समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ ताकि उनको समझ आ सके। नोट कर लीजिए पहले।
तो हमें ये लिखा था ना 1 सेंटीमीटर मीन्स 400 किलोमीटर, है ना, ये बात समझ आई। अब हमें क्या निकालना है, 3400 किलोमीटर का निकालना है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 400 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो 1 किलोमीटर क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा 1/400 सेंटीमीटर। आगे बात समझ। इसके बाद हमें कितने का निकालना है, 3400 किलोमीटर। तो 3400 किलोमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था, उसको 3400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ 3400 किलोमीटर लाने के लिए। तो यहाँ भी 3400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/400 इंटू कितना आ जाएगा, 3400। अब यही चीज हमें सॉल्व कर देनी है बस, जो कि मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके बताई थी। ये आपका सीधा आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, विच इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों हमने ऐसा किया। उसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके बता दिया, ठीक है। पता नहीं क्या आंख में चला गया। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिराज नाम का एक लड़का है, उसने अपनी रसोई में ना सेब बिछा रखे हैं। सेब बिछाता है जैसे बच्चे बिछाते हैं ना, खेलते हैं, उस टाइप से कुछ कर रखा है उसने। और इस तरह से व्यवस्थित किया है कि पहली पंक्ति में उसने 3 लाइन बनाई है। लाइन मतलब कि रो, एंड रो देखो ऐसे होगी। कैसे, आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। कितनी रो लगाई है, 3 रो लगाई है। पहली रो ये रही, दूसरी ये रही, एंड तीसरी ये रही, ठीक है। अब इस रो में क्या दिया गया है कि उसने पहली रो में कितने हैं, 11 जोड़े सेब। जोड़े मतलब कि 11 जोड़े का मतलब क्या हो गया, 2 से 1 बना। तो एक पहली लाइन में कितने आ जाएंगे, 11 दूनी 22। कितने आ जाएंगे, 22 जोड़े। मतलब एक सेब, ये एक जोड़ा हो गया, ऐसे ही फिर दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, 5वां, ठीक है, छठा, ऐसे। तो यहाँ पे टोटल कितने सेब आ जाएंगे, 22 सेब, ठीक है। ये कौन सी रो है, पहली रो है, पहली पंक्ति। रो बोल लो, पंक्ति बोल लो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अगले में लिखा हुआ है कि दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब। मतलब कि ऐसे करके कितने जोड़े, 22। तो मतलब कितने हो जाएंगे, टोटल 44 सेब हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़े में 2 सेब, तो 22 जोड़े में 44 सेब। ये दूसरी पंक्ति है ना। एंड देन तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में क्या है, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब। कितने, 33 जोड़े, हाँ 33 जोड़े सेब। मीन्स ऐसे करके 33 जोड़े, इट मीन्स 66 सेब हो जाएंगे, है ना। एक जोड़े में 2 सेब, तो 33 जोड़ों में 66 सेब, ठीक है। अब हमें दिया गया है, तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं। तो हमें ये बता देना, सिंपल सा है। ये देखिए, 6, 4, 10 और 2 12, और 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 4 7, 7 और 6 13। That means we have total 132 सेब in the whole, on the whole। कितने सेब हो जाएंगे टोटल, 132। तो हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें से 132 का, वो हम लगा देंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, यानी ये सब तामझाम किया है। आप सीधा करेंगे, एक पेयर में 2 सेब, तो 22, 44, 66 जोड़ा, खत्म। 30 सेकंड का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं बैटरी भी चेंज कर लेता हूँ, बैटरी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक हमें आयत दिया गया है। क्या दिया गया है, एक आयत। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किस तरह का होता है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। और हमें इसका दिया गया है कि जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी हैं, केवल प्राकृत संख्याओं में, मतलब कि कोई भी नंबर पॉइंटों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ना पॉइंट पे होगा, ना नेगेटिव पे होगा, ठीक है। अब आगे
इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, जो इसका एरिया होता है वो हम निकालते हैं लेंथ गुना ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गई हमारी लंबाई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। तो हमें एक ऐसे ही रेक्टेंगल दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर। उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शंस में से ये पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इस रेक्टेंगल का परिमाप नहीं हो सकता। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है पेरीमीटर। अगर हम इसका परिमाप निकालने लगे, मान लीजिए अगर इस परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो चारों जो साइड्स है ना उसको जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, हमारा परिमाप या पेरीमीटर। तो हमें ये निकालना है कि इसका परिमाप क्या नहीं हो सकता। तो इसमें हमें ऑप्शंस के थ्रू खेलना होगा या देखना होगा। तो जो इसको करने का ऑप्शन है वो ये है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ये रेक्टेंगल है इसकी साइड्स क्या क्या हो सकती हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, लंबाई चौड़ाई। तो 24 है, 24 कैसे कैसे आ सकता है आप सोचिए। 24 आएगा 12 और 2 से, ठीक है। 24 आएगा 6 और 4 से, है ना। 24 आएगा 8 और 3 से, है ना। और 24 आएगा 24 और 1 से। आ रही है बात समझ, और किसी तरीके से नहीं आ सकता 24, यही सब तरीके हैं। 12 दूनी 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24 एंड 24 एकम 24, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको अपनी लंबाई मान लो, क्या है ये सारी लंबाई, और ये मान लो ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब देखिए अगर हमें इनके हिसाब से इनका परिमाप निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अब परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप में हम क्या करते हैं, लंबाई को जोड़ते हैं, ये लंबाई जुड़ेगी, ये चौड़ाई जुड़ेगी, है ना। और फिर दोबारा नहीं, ये लंबाई जुड़ेगी, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर चौड़ाई। तो हमारी लंबाई दे रखी है 12, तो 12 को कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार, ठीक है, मतलब कि 24। और फिर 2 को भी 2 बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, मतलब कि कितना आ जाएगा 28। तो एक पेरीमीटर जो इसका हो सकता है वो इसका एक पेरीमीटर तो इसका हो सकता है 28, ठीक है। तो जो 28 आंसर है वो तो क्रॉस हो गया। ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप हो सकता है, तो इसलिए वो आंसर तो नहीं होगा। सेकंड वन 6 और 4, सेम इसमें करना है। 6 को भी 2 बार जोड़ोगे 12, है ना, और 4 को भी तो 8, इट मीन्स 20 आ गया। अब ऑप्शन में आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर भी है, तो 20 सेंटीमीटर भी इसका क्या पेरीमीटर हो सकता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन बताना है, हमें ये बताना है कि इसका परिमाप या पेरीमीटर कौन सा नंबर नहीं हो सकता। 20 तो हो सकता है, वो भी क्रॉस हो गया। देन नेक्स्ट वन 8 और 3, तो 8 को भी डबल करो 16 और 3 का डबल 6, दैट मीन्स 22। अब हमारा जो 22 है वो भी हमें ऑप्शन में दिया गया है, तो वो भी क्या है, इसका परिमाप हो सकता है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने 3 ऑप्शंस कट कर दिए और नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा परिमाप जो है, जो हमारा पेरीमीटर है वो 25 हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, क्योंकि हमने जो जितने भी ऑप्शंस थे इसकी लेंथ और ब्रेथ के वो हमने यहीं से बना लिए थे, उसके हिसाब से देखा, तो ये तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए एंड देन राइट आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ। तो इसको करने का यही तरीका है, इसके अंदर कोई आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपकी जो बेसिक नॉलेज है या अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो और किस तरह से आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अगर किसी और बच्चे को लगता है कि इस क्वेश्चन को और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छे से और समझ आ पाएगा।
क्योंकि मैं एग्जाम में होता तो मैं तो इसी तरीके से करता जैसे मैंने आपके सामने अभी करके दिखाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है कि 800 मीटर की एक दौड़ है, उसमें अनूप नाम का एक बच्चा है, उसको 100 मीटर की पहली दूरी को पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं। कितने मीटर की दौड़ है? द रेस इज ऑफ 800 मीटर, 800 मीटर है ना। ठीक है, उसमें से जो पहली 100 मीटर है, मान लीजिए 100 इतना है, ठीक है, इसके 8 भाग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 1 इज दिस। ठीक है, तो जो पहले 100 मीटर है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 14 सेकंड। ये जो 100 मीटर है इसमें लग रहा है इसको 14 सेकंड अनूप को। ठीक है, ये 100 लिखा है, जिसको समझना आ रहा हो देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ तो मैं बड़ा ही कर देता हूँ। 800 सॉरी जो 100 मीटर है पहले उसमें कितने लग रहे हैं? 14 सेकंड। ठीक है, फिर लिखा है अगले 100 मीटर को पूरा करने में 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं पिछले से, मतलब यहाँ पे 14 सेकंड लगे हैं, तो इसमें कितने लग जाएंगे? 100 मीटर में 16 सेकंड। फिर और जो अगला है उसमें और 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि ये कहानी चलती जाएगी हमारी। ये 100 मीटर में लगेंगे 18 सेकंड, देन फिर इसमें लगेंगे 20 सेकंड, इसमें लगेंगे 22 सेकंड, इसमें लगेंगे 24 सेकंड, इसमें लगेंगे 26 एंड इसमें लगेंगे 28 सेकंड। आई बात समझ? इस तरह से इतने सेकंड्स में मिला के जो अनूप है वो अपनी दौड़ को कंप्लीट कर देगा। तो ये पूछा गया है कि इस प्रक्रिया में पूरा टाइम कितना लगा, अनूप को जो पूरी रेस है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जोड़ देना है। ये 14 16 18 20 22 24 28 एंड 26, इसको जोड़ दो तो 14 और 16 30। ठीक है, 30 और 18 48, 48 और 20 68, 68 और 22 90, 90 और 24 114, 114 और 26 140, 140 और 28 168। इट मीन्स अनूप को जो टाइम लगा है वो लगा है 168 सेकेंड। ठीक है, तो हमें जो आंसर दिया गया है वो आंसर हमें दिए गए हैं इन द मिनट फॉर्म, और आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम जो ये सेकंड्स हैं इसको मिनट की फॉर्म में कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 60 सेकंड है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 60 120 होता है ना। तो 120 सेकंड तो इससे अलग निकल गए, जिसको हम लिख देंगे 2 मिनट, है ना। 2 मिनट तो ये हो गए 120 सेकंड के, और जो बचेंगे 48 सेकंड, 168 में से जब यहाँ पे 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 48। ये 48 सेकंड ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 2 मिनट और 48 सेकंड। तो आप सब नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये जब मैं देख रहा था ये मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया था, तो आप भी बहुत सारे लोग इसको गलत कर सकते हो, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले लोग, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा हो जाता है कई बार। तो अगले क्वेश्चन में मैं दिया गया सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। ठीक है, तो क्या है, ये एक तरह की घड़ी है ना, ऐसी होती है घड़ी। यहाँ पे 12 6 3 एंड इट इज 9। ओके, एंड आपको पता है हमें बोला गया सुबह 6 बजे से, तो 6 बजेंगे तो सुबह क्या होगा? देखिए कुछ इस तरह से बजेंगे, है ना। ये छोटी वाली सुई इधर होगी और ये बड़ी वाली इधर होगी। ठीक है, फिर क्या है, जो छोटी वाली सुई है, अब कह रहे हैं कि दोपहर के 3 बजेंगे। दोपहर के 3 बजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरी ऐसे बजेगी ना, सुबह 6 से 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 हो गए, फिर 1, फिर 2। ठीक है, अब ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगी ना, ऐसे 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 ऐसे, देन फिर यहाँ आ जाएगी, फिर ये मिट के ऐसे हो जाएगा, है ना।
ये देखिए, आई बात समझ। मतलब कि जो सुई मैं ब्लू पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये सुई पहले कहाँ थी, ये सुई थी पहले यहाँ 6 पे, अब किस पे आ गई, 3 पे आ गई। इट मीन्स कुछ कुछ ये हो गया है ना। तो बोल रहे हैं कि जो ये एंगल बना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप सभी जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है 360, है ना। और उसमें से ये कितना दिख रहा है आपको, 90 दिख ही रहा है, इसमें से 90 को माइनस कर दीजिए, द आंसर विल बी 270 डिग्री एंगल। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 270 डिग्री। आ गई बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से कोई बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती जल्दीबाजी में वो इसका एंगल निकाल देते हैं और लिख देते हैं आंसर 90 लगा के आए और खुश हो रहे हैं भाई मेरे तो ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जब भी हम इस तरह के एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के अंदर मिनिमम, मैंने खुद नोटिस किया अपने ऊपर कि मैं 2 क्वेश्चन तो ऐसे गलत करके ही आता हूँ। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ पहले से, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में ना करें, ठीक है, खासकर जो क्वेश्चन आते हो, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा डेट विल बी 270 डिग्री। ओके, देख रहे हो मैं डे टू डे लाइफ से कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया हमसे। अगला जो क्वेश्चन है वो है सीरीज के ऊपर। इस सीरीज के अंदर हमें दिया गया है 910, 821, 732, 643 एंड देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है, ये एक तरह की सीरीज दी गई है, इसके अंदर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। ऑप्शंस भी हैं बट हम खुद करेंगे, ठीक है। सिंपल सबसे बेसिक अप्रोच क्या होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप डिफरेंस लीजिए। ओके, तो डिफरेंस निकालेंगे। 910 और 821 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 79 इधर और 10 ये, 89 का डिफरेंस है ना। फिर ऐसे ही 821 और 732 के बीच कितने का डिफरेंस होगा, ये आ गया 68 एंड 21, दैट इज ऑल्सो 89, है ना। इनके बीच भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि 89 का ही होगा, देख लेते हैं। 643 इसको 700 के पास ले जाएंगे तो 57 और उस 57 में 32 ऐड करेंगे। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना होता है एग्जाम के अंदर, किस तरह से मैं करता हूँ, ठीक है। तो 57 एंड देन ये 32 और ये हो जाएगा आपका 89, है ना। तो आपने एक बात देखी, सबके बीच आ रहा है डिफरेंस 89। इट मीन्स जो यहाँ पे नंबर होगा उसमें जब हम 89 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 643, है ना। मतलब कि उसी बात को घुमा के बोलें तो इस नंबर में से 89 को घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 643 माइनस 89, 13 में से 9 गया 4, 13 में से ये 3 बचेगा तो 13 में से 8 गया 5 एंड इट इज ऑलरेडी 5। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा 554, ठीक है। तो बहुत ईजी सी सीरीज थी, इसके अंदर कुछ भी डरने वाला नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाली, है ना। 554 होगा आंसर। तो जितने बच्चे मैथ से डरते हैं वो प्लीज ना डरिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक तरह का टेबल दे रखा है, ठीक है। इसमें 3 बच्चे हैं, हर्षित, अमीना एंड जोसफ। वो क्या करते हैं, वो रोज पैदल चलते हैं और उसका टाइमिंग दे रखा है, शुरू करने का समय दे रखा है और ख़त्म करने का समय दे रखा है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है, उसके बेस पे 4 लाइनें और दे रखी हैं, वो उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नहीं, कौन सा सही है, हमें ये बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरह से दे रखा है, हर्षित है, फिर अमीना है, देन है जोसफ, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम, शुरू करने का समय दे रखा है और एंडिंग टाइम भी दे रखा है ना। स्टार्टिंग टाइम दे रखा है देखो 5:32 पे उठ जाता है भाई हर्षित, ठीक है, पैदल यात्रा करने लगता है, देन फिर 6:49 पे खत्म करता है ना। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा कहीं ना कहीं
ये कितना चलता है। तो हर्षित का यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कितना चलता है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखो ऐसे माइनस करना, 649 माइनस 532, इट विल बी 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1 एंड 6 में से 5 गया तो 1। मीन्स हर्षित कितना चलता है, 1 घंटा 17 मिनट चलता है। ठीक है, अब अगला जो दे रखा है हमें वो दे रखा है अमीना का। अमीना 5:27 पे स्टार्ट होती है, ठीक है, और ख़त्म कितने बजे करती है, 6:37 पे। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं कितना चलती है अमीना, 6:37 माइनस 5:27, ये सीधा हो जाएगा 011। मतलब ये कितना चलती है अमीना, 1 घंटा 10 मिनट। ये भी निकल गया हमारा। ये सारी चीज़ें आपको करके नहीं देखनी, लिखनी नहीं है, सिर्फ इतना सा करके देखना है। अगला है जोसेफ सबसे लेट उठता है 6:06 पे और ख़त्म कितने पे करता है, 7:31। ठीक है, इसका भी सिंपल करना है वही, 7:31 AM माइनस 6 AM माइनस कर लो, 11 में 6 गया 5, ये 2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जोसेफ का टाइम भी निकाल लिया कि वो कितना चलता है। ठीक है, तो वो चलता है 1 घंटा 25 मिनट। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो अब आप जब ऑप्शंस में आगे देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं। पहली जो लाइन लिखी है वो लिखी है हर्षित और अमीना समान समय अवधि के लिए चले। कि जो हर्षित है और जो अमीना है वो कितने समय के लिए चले साथ साथ, मतलब कि कितने समय उन्होंने पैदल यात्रा की, वो की बराबर समय के लिए। तो आप यहाँ से चेक करिए, हर्षित और अमीना, हर्षित चला 1 घंटा 17 मिनट और अमीना चली 1 घंटा 10 मिनट। तो जो पहला ऑप्शन है ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा लिखा है जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। ठीक है, अब देखो जोसेफ का टाइम ये है, अमीना का ये है। अमीना चली 1 घंटा 10 मिनट और जोसेफ चला 1 घंटा 25 मिनट। तो यहाँ भी गलत हो गया, 8 मिनट ज़्यादा थोड़ी है। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, ये आएगा 15 मिनट, है ना। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लिखा है जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। ठीक है, अब देखते हैं जोसेफ जो है ना, जोसेफ जो है वो हर्षित से कितना चला, 15 मिनट ज़्यादा। ये भी गलत है क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो ये चला 1 मिनट 17 सेकंड और ये चला 1 घंटा 17 मिनट और ये चला 1 घंटा 25 मिनट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 8, लेकिन यहाँ पे लिखा है 15 मिनट, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाला ही ठीक होगा, लेकिन हम फिर भी सो डैट हम श्योर हो जाएं तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अमीना सबसे कम समय अवधि के लिए चली, तो आप देखें तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो जो जोसेफ था वो सबसे ज़्यादा चला, उसके बाद कौन चला, हर्षित चला 1 घंटा 17 मिनट और सबसे कम कौन चली, अमीना चले 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा कि अमीना सबसे कम समय अवधि के लिए चली। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसा कि आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको नीचे से ट्राई करिए, क्योंकि जो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन है ना राइट आंसर है, जो हमारा आया है कि अमीना सबसे कम समय अवधि के लिए चली, तो वो कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। तो ये ट्रिक आप नॉर्मली आजमा सकते हैं कि नीचे से ट्राई करें। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर लिखा है रिंकी है, रिंकी के पास ना 3 प्लेट हैं जलेबी की। ठीक है, देयर आर 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी, ओके, लाइक दिस, है ना, एंड इनका नाम दिया गया है ए प्लेट, बी प्लेट एंड सी प्लेट। ओके, अब लिखा है ए प्लेट हैज़ ओनली 1 जलेबी। जो पहली प्लेट है इसके अंदर कितनी जलेबी है, सिर्फ 1। हम जलेबी को कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 1 जलेबी। दूसरी जो प्लेट है उसके अंदर कितनी जलेबी है, 5, 1 2 3 4 5। एंड जो तीसरी प्लेट है उसके अंदर कितनी जलेबी है, उसके अंदर है 3 जलेबी। ओके, इसके अंदर 3।
तो अब क्या करना है हमें, शी वॉन्ट्स टू पुट इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट्स। यहाँ पे एक तरह का इसके मन में आ रही है कि मैं जो तीनों प्लेट्स है ना उसके अंदर जो जलेबी है वो बराबर बराबर कर लूँ, कि अच्छा सा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, सुंदर नहीं दिख रहा। ठीक है, कि इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो वो क्या करे। तो उन्होंने हमें ऑप्शन बना के दे रखे हैं, उन्हीं ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हम फिर वही जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्राई करते हैं। मैं सबसे वाले नीचे वाले ऑप्शन से पढ़ता हूँ। टेक 1 जलेबी फ्रॉम प्लेट ए एंड पुट इन प्लेट सी। जो एक जलेबी प्लेट लो, कौन सी प्लेट से लोगे, ए से लेके सी में डाल दो। ठीक है, और सो डैट बी और सी के इक्वल नंबर हो जाए। ये तो होगा ही नहीं, हमें तो इसमें भी बराबर, इसमें बराबर, इसमें बराबर, अगर इससे इसमें डाल देंगे तो क्या मामला खराब है, यहाँ तो 0 हो गई ना। ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑल 3 प्लेट्स कैन नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज। ये तीनों जो प्लेट्स हैं उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जलेबी नहीं हो सकती। तो इसको देखने का या इसको प्रूव करने का, या क्या कहते हैं इसको, टू चेक, हम सबसे इजी क्या होगा, जितनी भी जलेबी हैं टोटल नंबर ऑफ, उसको ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 3 5 8 और 1 9, और 9 तो 3 से डिवाइड हो ही जाता है ना, क्योंकि 3 3 3 बढ़ जाएंगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि एक जो प्लेट बी है उसमें से एक जलेबी निकालो और प्लेट सी से भी एक जलेबी निकालो और उसको डाल दो प्लेट ए में। मान लो इसमें से एक ली, इधर डाली, तो कितनी हो जाएगी, इधर 2 हो जाएंगी। ठीक है, इधर से भी एक हटाई तो इधर कितनी हो जाएंगी, 3, लेकिन इधर तो फिर भी 4 रह जाएंगी ना, तो फिर भी बराबर नहीं। फिर अगला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा और वही हमें करना होगा, टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी। प्लेट बी में से 2 जलेबी ले लो और प्लेट ए में डाल दो। सिंपल, देखो इसमें कितनी है 5, इसकी 2 मिटाई और ये 2 यहाँ पे लगा दी, हो गई तीनों की बराबर बराबर। यही करना था। तो हमें इसमें ऑप्शन देखना होगा, इसमें उल्टा घुमा दिया। मैं सोच रहा था कि चौथा ऑप्शन होगा, इसमें पहला ऑप्शन दे दिया। तो ऐसा कंफर्म नहीं होता, जितने भी लोग आपको ट्रिक बताएंगे कि ऐसा ही होता है वैसा ही होता है, सब चांस की बात है, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं जो कि पेडागोजी से रिलेटेड हैं और जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी रह गए होंगे 16 दिसंबर वाले एग्ज़ाम के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे के सारे करा दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच पाए और मेरे को अपना चैनल ग्रो करने में भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।